Assalamu alaikum to all of you. My name is Dr. Atif Ali and I am a treatment coordinator in Punjab AIDS Control Program. और आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। हॉस्पिटल सेटअप्स में या वैसे भी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस एक्सपोजर एक बहुत बड़ा इशू होता है। जैसे हॉस्पिटल सेटअप में जो कॉमन ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स हैं, अगर उनकी बात की जाए तो जी वो बॉडी फ्लूइड जो है ना वो स्प्लैश हो गया, आँखों में चला गया, मुंह में चला गया, स्किन पे लग गया, म्यूकस मेम्ब्रेन पे लग गया, या फिर परकुटेनियस इंजरी या जिसको हम नीडल स्टिक इंजरी बोलते हैं वो हो गया। तो पहली बात तो ये कि सिवाय नीडल स्टिक इंजरी के बाकी जो रीजंस हैं या जो बाकी हैज़र्ड्स हैं उनमें HIV B या C होने के चांसेस बहुत 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 कम होते हैं। मतलब वो निग्लिजिबल से भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। वेरएज़ जहाँ तक नीडल स्टिक इंजरी का ताल्लुक है, हाँ इसमें चांसेस हैं कि यहाँ पर शायद HIV या B या C ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं। ये हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं इस हवाले से। जब मैं नीडल स्टिक इंजरी के बारे में पढ़ रहा था और उस पर फर्दर रिसर्च कर रहे थे तो मुझे एक स्टडी नज़र आई। ये स्टडी मार्च 2010 में आगा खान में हुई है, जिसमें स्टडी का टॉपिक था कि नीडल स्टिक इंजरी अमॉन्ग्स द हेल्थ केयर वर्कर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स ऑफ कराची। और तीनों बड़े लीडिंग हॉस्पिटल्स थे कराची के। लेकिन जब इस स्टडी के रिजल्ट देख रहा था तो आई वॉज एस्टोनिश्ड माई सेल्फ कि यार ये कैसे हुआ। बेसिकली स्टडी में जो टोटल पार्टिसिपेंट्स थे देवर 417 पार्टिसिपेंट्स थे, जिनकी उम्रें 24 साल प्लस माइनस 11 साल तक थी, यानी कि मैक्सिमम 35 साल और कम से कम जो है वो 17-18 साल तक के लोग थे जो स्टडी का पार्ट थे। जो सरप्राइजिंग रिजल्ट था वो ये था कि पिछले 3 महीने में 66% लोग ऐसे थे जिन्हें नीडल स्टिक इंजरी हुई थी। उससे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात ये थी कि इन 66% में से 13% वो थे, बल्कि 417 में से 13% वो थे कि जिन्हें एक दफ़ा नहीं बार बार हुई थी। और जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात थी वो ये थी कि नन ऑफ देम सॉट मेडिकल केयर। किसी ने कोई मेडिकल केयर नहीं ली थी। 90% उनमें से कह रहे थे कि जी उन्होंने कोई ग्लव्स नहीं पहने हुए थे, कोई गॉगल्स, कोई प्रिकॉशंस, कोई प्रेप की कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल कर रहे थे। दे वर वर्किंग। और ये वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं कराची के जो इंतहाई ज़्यादा फेमस हैं, इंतहाई ज़्यादा रशी हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा लोग आ रहे होते हैं, जहाँ बहुत सारी हेल्थ प्रोविज़न हो रही होती है। तो चांसेस जो भले मिनिमम चांसेस हों, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उन्हें कोई और इन्फेक्शन HIV B या C हो सकता हो। बहरहाल हम नीडल स्टिक इंजरी यानी ऐसा NSI की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली नीडल स्टिक इंजरीज़ वो इंजरीज़ या वूंड्स होते हैं जो नीडल या किसी और शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से एक्सीडेंटली हमारी स्किन को पंक्चर कर दें या रप्चर कर दें, उन्हें NSI कहा जाता है। NSI से कई बीमारियां होने के चांसेस हैं, लेकिन जो ज़्यादा हमारे जहनों में आती हैं वो HIV, हेपेटाइटिस C और हेपेटाइटिस B की बात आती है। अपरेंटली देखते हुए पहली बात जो जहन में आती है वो ये आती है कि यार अच्छा, इन तीनों बीमारियों में जो सबसे ख़तरनाक बीमारी है वो तो HIV है। वेरएज़ हेपेटाइटिस B और C जो है ना वो चलो कोई गल नहीं, वो हो जाता है। लेकिन मैं अब चूँकि दिस इज़ राइट टाइम आई थिंक कि नीडल स्टिक इंजरी से या स्किन पंक्चर होने की वजह से सबसे कम 0.3% चांसेस हैं, 0.3% चांसेस हैं कि आपको HIV हो जाए। 3% चांसेस हैं कि आपको हेपेटाइटिस C हो जाए और 33% चांसेस हैं कि आपको हेपेटाइटिस B हो जाए। और थोड़ी देर में हम आगे जाके डिस्कस करते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि HIV नहीं, बाकी चीज़ें शायद ज़्यादा मुश्किल हैं, लेकिन हमारे जहनों में डर और ख़ौफ जो है वो HIV से रिलेटेड है, इसलिए हम उसकी बात ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो मैनेजमेंट कैसे करनी है, खुदा न खास्ता किसी भी वजह से एक्सपोजर हो गया है, वो कट लग गया है, वो स्टिच लगाते हुए हमारी उंगली से मतलब डीप कट लग गया है। बेसिकली जो एक्सपोजर है या जो वूंड है उसको फिर फर्दर क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है कि वो कितनी डीप लगा है, कितनी देर तक एक्सपोजर रहा है। इन सब की बेसिस पर हम डिपेंड करता है कि इंजरी को हम माइनर कहें, मॉडरेट कहें या सीवियर कहें, कि सीवियर NSI है या मॉडरेट NSI है। लेकिन वट एवर एक्सपोजर जो है वो सेम ही होता है। सबसे पहला काम क्या करना है, आप लोगों ने पैनिक नहीं होना है, क्योंकि कॉमनली ये होता है कि कोई भी अगर इंजरी हो गई, कुछ हो गया तो बंदा परेशान हो जाता है,
खौफ ज़दा हो जाता है कि पता नहीं मुझे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना, और आपने सबसे पहला काम करना है कि अपने हाथ को साबुन से और टैप वाटर से धोना है, अच्छे तरीके से धोना है। हम लोग एक कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि जैसे ही कोई इंजरी हुई कुछ हुआ तो सबसे पहले हम अपना हाथ अपने मुंह में डाल के और से वो करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना। कोई और चीज़, कोई एंटीसेप्टिक या कोई स्किन वॉश लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई क्लोरीन, कोई ब्लीच, कोई अल्कोहल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ सिंपल सादा पानी से आपने हाथ धोने हैं। दूसरा एक और गलती हम क्या करते हैं कि हम उसे दबाते हैं, ज़ोर ज़ोर से दबा रहे होते हैं कि नहीं यार अच्छा, दैट काज फर्दर कैपिलरी डैमेज। ऐसा नहीं करना आपने। इससे अगर खुदा न खास्ता इन्फेक्शन है तो वो तेज़ी से प्रोग्रेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओनली थिंग, परेशान नहीं होना है। दूसरा, आपने हाथ अच्छी तरह साबुन से धो लेने। इस्टेब्लिश एलिजिबिलिटी ऑफ पैप यानी कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। क्या पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस देना है या नहीं देना, ये एक थोड़ा सा टेक्निकल सा सिनेरियो है। टेक्निकल सिनेरियो इन अ सेंस के अगर जिस बंदे की प्रिक आपको हुई है और वो बंदा अवेलेबल है, तो अगर उसके टेस्ट करवा लिए जाएँ और वो नेगेटिव हैं तो आपको पैप लेने की ज़रूरत ही नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब हम स्टेप बाय स्टेप तीनों डिजीज़ की बात कर लेते हैं कि अगर तो वो HIV पॉजिटिव है तो फिर आपको पैप लेना चाहिए, भले उसके होने के चांसेस 0.3% ही क्यों ना हो, लेकिन आपको पैप लेनी चाहिए। अच्छा, अभी आगे चल के डिस्कस करते हैं कि HIV की पैप क्या होती है। अगर हेपेटाइटिस B पॉजिटिव है जिसका आपको एक्सपोजर हुआ है, तो आपको सबसे पहले जो चीज़ देखने की ज़रूरत है वो ये कि क्या आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं हैं। जिसको हुआ है क्या वो वैक्सीनेटेड है या नहीं है। अगर वो वैक्सीनेटेड है तो क्या उसका एंटीबॉडी टाइटर जो है वो 10 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा है या कम है। अगर तो 10 से कम है तो वो अपने आप को नॉन वैक्सीनेटेड कंसिडर करे। अगर 10 से ज़्यादा है तो नथिंग टू वरी, एटलीस्ट हेपेटाइटिस B के हवाले से ज़रूरत नहीं है परेशान होने की। और हेपेटाइटिस C की आगे चल के बात करते हैं। अब प्रेप देनी क्या है। प्रेप, पहली बात हम बात कर रहे हैं HIV एड्स की। HIV एड्स का एक्सपोजर है और हमने एलिजिबिलिटी इस्टेब्लिश कर ली है, हमें पता लग गया कि यार इन्हें पैप की ज़रूरत है। तो आइडियल टाइम विदिन 2 आवर्स है, विदिन 2 आवर्स आफ्टर द एक्सपोजर, और मैक्सिमम अप टू 72 आवर्स आप पैप दे सकते हैं। और पैप, आइडियल जो पैप है वो वही हो सकती है कि जो दवा वो मरीज़ ले रहा है वही दवा उसकी पैप है। और अगर वो नहीं अवेलेबल है तो आपने TLD यानी कि टेनोफोविर, लेमोविनिन एंड डोलुटाग्रेविर की जो एक कंबाइंड पिल है वो 28 दिन के लिए इस्तेमाल करनी है। और ये आपको हमारे हर सेंटर पर अवेलेबल है। यू जस्ट नीड, अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह का एक्सपोजर हुआ है, एक्सपोजर से मुराद सिर्फ नीडल स्टिक इंजरी नहीं है, एक्सपोजर से मुराद सेक्सुअल एक्सपोजर भी हो सकता है, एक्सपोजर से मुराद इसी तरह का कोई और एक्सपोजर भी हो सकता है, लेकिन विदिन 72 आवर्स, और बेहतर कि 2 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों ने पैप ले लेनी है। अब हम बात करें हेपेटाइटिस B की। वहाँ पर हमने 2 कंडीशंस बताई थी कि आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं हैं। और अगर वैक्सीनेटेड हैं तो आपने आपका एंटीबॉडी टाइटर जो है वो 10 से कम तो नहीं है। अगर कम है तो आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं, ज़्यादा है तो आप परेशान नहीं हो, हेपेटाइटिस B के पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान ना हो। अगर आप हेपेटाइटिस B वैक्सीनेटेड नहीं है और आपको एक्सपोजर हो जाता है तो विदिन 48 आवर्स आपको इम्यूनोग्लोबुलिन्स फॉर हेपेटाइटिस B लगवाने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो वैक्सीनेशन का तरीक़ेकार या शेड्यूल है वो वही 0, 1 और 6 आपने अपने आप को वैक्सीनेट करवा लेना है। 99.99% HIV हेपेटाइटिस B ट्रांसमिट नहीं होता। और अगेन, अगर आप वैक्सीनेटेड अगर नहीं 10 से कम है तब भी आपने यही सिनेरियो करना है। हेपेटाइटिस C के लिए अभी तक कोई प्रोफाइलैक्सिस नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अगर ऐसा प्रिक हो जाए तो यू जस्ट नीड टू वेट, और उसके बाद आप अपना anti-HCV करवाते हैं और आप फिर PCR करवाते हैं। और खुदा न खास्ता पॉजिटिव है तो फिर अकॉर्डिंगली आप उसके लिए स्पोसोविर और डेक्लासाविर जो करंट मेडिकेशन है फॉर हेपेटाइटिस C, आप वो मेडिकेशन ले रहे होते हैं। अब लेबॉर्ट्री इवैल्यूएशन की बात आ गई, और अगेन इसमें कुछ थोड़ी सी लॉजिकल बातें हैं। हम लोगों ने कुछ बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस करवा लेनी है। बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस का मतलब ये है कि एक्सपोजर हुआ, एक्सपोजर के बाद आपने पैप ले रहे हैं, और पैप लेने से पहले या लेते वक्त आप अपनी कुछ चीज़ें शुरू से करें ताकि आपको पता लगे खुदा न खास्ता आप पहले से तो इन चीज़ों का शिकार नहीं है। मिसाल तौर पे आप HIV का पैप ले रहे हैं तो आपको पहले अपनी बेसलाइन HIV स्क्रीनिंग करवाने की ज़रूरत है कि आप देख लें कि यार आपको HIV पहले से तो नहीं था,
हेपेटाइटिस बी पहले से तो नहीं है, सी पहले से तो नहीं है, ये करवाना बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा सीबीसी और एलएफटी, सीबीसी मीन्स कंप्लीट ब्लड काउंट, और लिवर फंक्शन टेस्ट भी करवाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आगे बात फॉलोअप की। तो फॉलोअप में सिंपल सा सिनेरियो है कि आप अगर पेप ले रहे हैं तो आप सीबीसी करवाएंगे तकरीबन 2 से 4 हफ्ते बाद एहतियातन सीबीसी करवा लें, क्योंकि आप टीएलडी ले रहे हैं तो खुदा न खास्ता कहीं उसकी तरफ से कोई इशू तो नहीं है। और उसके बाद आप एचआईवी से रिलेटेड जो है ना, एचआईवी एंटीबॉडीज़ वो 6 हफ्ते बाद करवाएंगे, फिर 3 महीने बाद करवाएंगे यानी कि 12 हफ्ते बाद करवाएंगे, और उसके बाद 24 हफ्ते बाद यानी कि 6 महीने बाद करवाएंगे। तो पहला 6 हफ्ते, 1.5 महीने बाद, फिर दूसरा 3 महीने बाद, फिर तीसरा, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि एचआईवी नहीं है। सेम इज़ द केस विद हेपेटाइटिस सी, वो भी बेहतर यही होगा कि एंटीबॉडीज़ करवा लें। तो आपको आल्तो कि ये दीज आर द गाइडलाइंस, और मेरा ख्याल है इनको फॉलो करना ज़रूरी है। तो दूसरी बात, हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ चीज़ें बड़ी गलत हो रही होती हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर रहे होते हैं हम लोग। जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा कि एक बंदा जो है वो अपनी नीडल को डी कैप कर रहा है, दोबारा से कैप चढ़ा रहा है उस पर नीडल पे, और खुदा न खास्ता अगर वो डायरेक्शन आउट हो तो सीधे उसके अंगूठे पर या उंगली पर जाकर प्रिक हो सकता है। और अगर ये हेपेटाइटिस बी, सी या एचआईवी का मरीज़ है तो पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, तो बड़ी वजह कॉमन मिस्टेक ये होती है। तो उसके लिए जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस हैं वो यही हैं कि 1 स्कूप टेक्निक को इस्तेमाल करे, कि एक हाथ इस्तेमाल करे और एक हाथ से जो है नीडल को कैप करे और कैपिंग करके उसे आखिर में इसी तरह से बंद कर दे, जिस तरह से होता है। दिस इज़ कॉल्ड 1 स्कूप टेक्निक। दूसरी बड़ी मिस्टेक हम ये कर रहे होते हैं अक्सर कि जब हम लोगों ने वाइल के अंदर ब्लड को लेना होता है तो हम इसी तरह पकड़कर कोशिश कर रहे होते हैं कि हम वाइल नीडल जो है वो डायरेक्ट वाइल के अंदर, खुदा ना खास्ता वहाँ पर भी मिस हो जाए तो इशू होते हैं। तो उसके लिए बेहतर यही है कि वाइल को रैक में रखा रहने दें और वहाँ पर उसमें ब्लड पोर किया जाए, ताकि अगेन एक हाथ से करें ताकि दूसरे हाथ को इन्फेक्शन या कट लगने के चांसेस कम से कम हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट नीडल स्टिक इंजरी एंड पेप। सो थैंक्स अ लॉट, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और अगेन जो मैं मैसेज बार बार सबको देता हूँ वो यही दूंगा कि मरीज़ से नहीं, मर्ज़ से नफ़रत करनी है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।